आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जल और जंगल। अध्याय 1 जल और जंगल। पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें से अधिकांश जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। हम प्रतिवर्ष 22 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। हम जल की कमी का सामना कर रहे हैं। जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गया है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यदि यह माना जाए कि पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा 20 लीटर है, तो उसमें मृदु जल की मात्रा मात्र 500 ml है। बाकी जल खारा जल के रूप में सागर, महासागर में मौजूद है। मृदु जल का भी अधिकांश हिस्सा हिमनद, ध्रुवीय बर्फों और पहाड़ों पर बर्फ के रूप में है, जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। हमारे उपयोग के लिए तो भूमिगत जल, झीलों और नदियों का जल ही बचता है। यह कुल जल का मात्र 0.006% है। विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। यह सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करती है। एक बहुत ही अच्छा चित्र दिया हुआ है जल चक्र का। यहाँ नाम दिए हुए कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया गया है। हम इसे सुधार कर पढ़ देते हैं। भौमजल, वाष्प, संघनन, बादल, वाष्प उत्सर्जन, वर्षा। भौमजल भूमि के नीचे संचित जल को भौमजल या भूमिगत जल कहा जाता है। संघनन पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन कहलाता है। वाष्प उत्सर्जन वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जन वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। जल अपनी तीनों अवस्थाओं में पृथ्वी पर पाया जाता है। तीनों अवस्था मतलब ठोस, द्रव और गैस। बर्फ के रूप में जल ध्रुवों, बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों में पाया जाता है। द्रव की अवस्था में महासागर, झील, नदियों के अतिरिक्त भूमि के अंदर भौमजल के रूप में मिलता है। गैसीय अवस्था में यह हमारे आसपास जल वाष्प के रूप में उपस्थित होता है। जल की तीनों अवस्थाओं के सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, जबकि पूरी जनसंख्या और सभी जीव जल का उपयोग कर रहे हैं। अधिकांश नगरों, बड़े शहरों में जल आपूर्ति की व्यवस्था होती है। जल आपूर्ति के लिए पाइप लाइनें बिछाई जाती हैं, लेकिन छोटे शहरों में अभी या गाँवों में अभी यह व्यवस्था नहीं पहुंच पाया है। वहाँ की जनसंख्या का बड़ा भाग या अधिकांश भाग कुआं, नलकूप अथवा हैंडपंपों से जल प्राप्त करता है। एक बात और हम देखेंगे कि कहीं पानी कम गहराई पर मिलता है, तो कहीं पानी ज़्यादा गहराई पर मिलता है। इसके बाद ये 3 शब्द आए हैं, भौमजल, जलभर और भौमजल स्तर। भूमि के नीचे संचित जल को भूमिगत जल या भौमजल कहा जाता है। भौमजल स्तर भूमिगत जल की ऊपरी सतह को भौमजल स्तर कहा जाता है। जलभर भौमजल स्तर के नीचे मृदा या कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल संचित हो जाता है। जल के इन भंडारों को जलभर कहते हैं। अब हम आते हैं पुनः पुस्तक की ओर। जब मानव अपने उपयोग के लिए ज़मीन से पानी निकालता है, तो वहाँ पानी घट जाता है।
तो फिर वहाँ पानी की पूर्ति प्रकृति करती है। कैसे? वर्षा जल, नदियों का जल, तालाबों झीलों का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा दरारों को भर देता है। अतः इस प्रक्रिया द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। इस बीच देखेंगे एक और शब्द आता है अंतःस्यंदन। अंतःस्यंदन क्या है? भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतःस्यंदन कहते हैं। फिर हम किताब पर ही आ रहे हैं। जल भर। भौम जल स्तर से नीचे, भौम जल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल संचित हो जाता है। इन भंडारों को जलभर कहते हैं। इस जल को सामान्यतः नलकूपों द्वारा निकाला जाता है। जमीन से भूमिगत जल को निकाला जाता है तो भौम जल स्तर नीचे गिर जाता है। यानी कि पहले अगर पानी 60 फीट पर मिल रहा था, अब वो 80 फीट पर मिल रहा है, तो हम कहते हैं भौम जल का स्तर गिर गया है। भौम जल स्तर गिरने के कई कारण होते हैं। एक तो है कि भौम जल की पुनः पूर्ति का सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्षा जल के रिसना है। अगर वर्षा ही कम हुआ हो तो भौम जल स्तर में कमी आएगी। अगर वर्षा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी हो जाती है तो भी भौम जल स्तर में गिरावट आती है। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषि आदि भी भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ज़्यादा जनसंख्या होगा, पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करेगा और इसके लिए प्रायः वह फिर भौम जल पर निर्भर होता है और भौम जल को निकालकर उसका ज़मीन से निकालकर उसका उपयोग करता है। ज़मीन के नीचे से निकलता है और फिर उसका उपयोग करता है। इस तरह से भौम जल के स्तर में गिरावट आता है। उद्योग भी पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं और उद्योग भी अपने उपयोग के लिए भौम जल को निकालते हैं। इस तरह से भौम जल के स्तर में गिरावट आता है। साथ ही साथ एक बात और याद रखना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन भी भौम जल के स्तर को प्रभावित करता है। हमारे राज्य के यानी बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जल की उपलब्धता समान नहीं है। इसके अनेक कारण हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण वर्षा का वितरण है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है, कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। दक्षिण बिहार में कम वर्षा के कारण जल की कमी हो जाती है और सूखा पड़ जाता है। हम देखते हैं कभी कभी शहरी क्षेत्रों में कि जलापूर्ति की पाइपलाइन से जल रिस रहा है या नल से जल बह रहा है। कुछ लोग पानी पीते समय गिलास में कुछ जल छोड़ देते हैं। इस तरह से पानी का बर्बादी होता है। वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए। यह पिछली कक्षा में बताया जा चुका है आप लोगों को। फिर वर्षा जल का संग्रहण, जल प्रबंधन और भूमिगत जल की पुनः पूर्ति का अच्छा उदाहरण है। हमारे राज्य में अनेक स्थानों पर जल भंडारण एवं पुनः पूर्ति के लिए तालाब, पोखर, बावड़ी, चहबच्चे, आहर आदि बनवाए जाते थे। तालाब फिर वही होता है, तालाब में पानी है, वो धीरे धीरे रिसकर जमीन के नीचे जाता है और भौम जल स्तर को ऊपर करता है। किसान खेती के लिए सिंचाई करते हैं। अगर वह ड्रिप बूंद सिंचाई की विधि को अपनाएंगे तो इससे जल कम बर्बाद होगा। इस विधि में कम व्यास के पाइपों से जल पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है और जल की बर्बादी नहीं होती। इसी तरह नलकूपों के जल को पाइपों द्वारा खेतों में ले जाकर स्प्रिंकल द्वारा सिंचाई करने पर भी जल की खपत कम होती है। अगर पौधों को कुछ दिन तक जल न मिले तो वे मुरझा जाते हैं, क्योंकि पौधों को भोजन बनाने तथा अन्य जैविक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। यदि जल उपलब्ध नहीं हो तो पृथ्वी से हरियाली लुप्त हो जाएगी। पौधों के न रहने से भोजन, ऑक्सीजन और वर्षा के अभाव में पृथ्वी पर जीवन का अंत हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे जंगल के बारे में। हमारे देश में कई भागों में घने जंगल हैं। बिहार राज्य में भी कुछ जगह बड़े जंगल हैं
जंगलों में कई तरह के पेड़, झाड़ी, घास आदि पाए जाते हैं। जंगलों में कई तरह के जीव जंतु जैसे बाघ, रीछ, हिरण, बंदर, तरह तरह के पक्षी, कीट पतंगे आदि भी पाए जाते हैं। जंगलों में पाई जाने वाली वन्य संपदा और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने इन्हें आरक्षित घोषित कर दिया है। उदाहरण के लिए पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है, जो बाघ टाइगर के संरक्षण के लिए आरक्षित वन है। वैशाली जिले में बरेला अभ्यारण्य, मुंगेर जिले में भीमबांध अभ्यारण्य, गया जिले में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और रोहतास जिले में कैमूर अभ्यारण्य बिहार के प्रमुख जंगल हैं। इसके अलावा कई जगह गांव, कस्बे या शहर से लगे छोटे जंगल भी हैं। जंगलों में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतु आपको शहरों के चिड़ियाघरों में देखने मिल सकते हैं। जंगल के क्षेत्र की भौगोलिक संरचना और जलवायु के अनुसार इसमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जंतु मिलते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय के बीच ऊंचे पहाड़ों पर हमें चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं, परंतु उत्तर बिहार के चंपारण क्षेत्र में प्रमुखतः चौड़े पत्ते वाले लाल साल और सागवान जैसे पेड़ मिलते हैं। गर्मी ज़्यादा पड़ने वाले इलाकों में उस मौसम में पत्ते झड़ने वाले पेड़ या कम पानी होने पर भी हरे रह सकने वाले पलाश के पेड़ मिलते हैं। इन जंगलों प्राय उन वनस्पतियों पर निर्भर रह सकने वाले जीव जंतु मिलते हैं। दिए हुए जंगल में पाए जाने वाले जंतु एवं पेड़ पौधों के नाम, जंतु के नाम बिल्कुल आप दे सकते हैं। बाघ, शेर, चीता, हाथी। पौधों के नाम फिर ये हो सकता है साल, देवदार, नीम, बांस आदि। फिर इसी तरह से औषधीय पेड़ पौधे, इमारती लकड़ी देने वाले पौधे, अनुपयोग वाले पेड़, ये भी बहुत आराम से भर सकते हैं। औषधीय पेड़ पौधे जैसे नीम, अशोक, अश्वगंधा, सर्पगंधा। इमारती देने वाले पेड़, इमारती लकड़ी देने वाले पेड़, सागवान, शीशम, सखुआ। अनुपयोग वाले पेड़, बेर, चंदन, शहतूत आदि। विभिन्न पौधे एक समान नहीं हैं। जलवायु के कारण विभिन्न पौधे एवं जंतुओं के प्रकार में भिन्नता पाई जाती है। वन में खाद्य श्रृंखला, स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषियों के बारे में आप जान चुके हैं। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। सभी जीव जो मांसाहारी, शाकाहारी या सर्वाहारी हैं, अंततः पौधे पर ही निर्भर करते हैं। जो जीव पौधे को भोजन के रूप में खाते हैं, उन्हें अन्य जीव द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है और यह क्रम चलता रहता है। इसी क्रम को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। वनों में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं और सभी में परस्पर संबंध होते हैं। यदि किसी एक श्रृंखला में कोई विघ्न पड़े तो सभी श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। यदि हम वन के किसी एक घटक अथवा पेड़ को हटा दें तो इसके द्वारा जंगल के अन्य घटक प्रभावित होंगे या पूरी व्यवस्था टूट जाएगी। हाँ, यहाँ फिर चित्र द्वारा खाद्य श्रृंखला को बताया गया है। जैसे घास को कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को गरुड़ खाता है। उसी तरह फिर एक और श्रृंखला है, घास को हिरण खाता है, हिरण को बाघ खाता है। वन की मिट्टी, अब हम पढ़ेंगे वन की मिट्टी। मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस होता है। इसकी मात्रा जंगल की मिट्टी की ऊपरी परत में अधिक होती है। क्यों? जंगलों में सघन आम, लीची के बगीचों में ढेर सारी सूखी पत्तियां जमीन पर परत के रूप में देख सकते हैं। इन पर छोटे छोटे जीव देखे जा सकते हैं जो इन पत्तियों, घास फूस को सड़ाकर ह्यूमस बनाने में सहायक होते हैं। कुछ जीव इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। ऐसे जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? जिसे हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। सूखी पत्तियों के नीचे ह्यूमस की परत देखी जा सकती है। मरे हुए जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित होते हैं, जो अंततः पौधों के पोषण में सहायक होते हैं और जिससे खाद्य श्रृंखला भी पूरी होती है, साथ ही पोषण का चक्र भी पूरा होता है। अपघटन एक रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है। एक्चुअली क्रियाकलाप 9 में यह बोलता है, एक छोटा गड्ढा खोदिए, इसे सब्जियों के कचरे
इसमें इसे सब्जियों, कचरे और सूखी पत्तियों आदि से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत हटा कर देखिए, क्या भीतर से गर्म लगता है? हाँ। ऐसा क्यों होता है? चूँकि अपघटन एक रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है। हमने जल चक्र के बारे में जान लिया है। वृक्ष अपने जड़ से जल अवशोषित करते हैं और जलवाष्प के रूप में जल निर्मुक्त करते हैं। वन जीव जंतुओं को आश्रय, भोजन तथा पोषण प्रदान करने के साथ साथ नए पादपों को पनपने और वृद्धि करने का अवसर प्रदान करते हैं। आपने वर्षा के दिनों में गोबर तथा सड़ी गली वस्तुओं पर अंकुरित बीजों को पनपते देखा होगा। वन शाकाहारियों के लिए अत्यधिक भोजन की व्यवस्था कर उनकी संख्या वृद्धि में सहायक होते हैं, जिससे मांसाहारी जीवों के लिए भी प्रचुर आहार उपलब्ध हो जाता है। जंतुओं की विभिन्न किस्में वन के पुनर्जन्म एवं वृद्धि में सहायक होती हैं। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन तथा जीवन क्षमता से भरपूर है। वर्षा जल वन में वृक्षों की पत्तियों, तनों, लताओं और वितानों से होकर फुहारों के रूप में पृथ्वी पर आता है और अंततः स्रावित होकर भौम जल स्तर की वृद्धि करता है। वन भू अपरदन को रोकता है और भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है। नदियों को जल की आपूर्ति होती है तथा बाढ़ से हमारी रक्षा भी होती है। जनसंख्या दबाव के कारण खेती, कारखाना, आबादी के बचने के लिए वनों को काटा जा रहा है। इससे मानव सभ्यता में अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। इस तरह से आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। हमने सीखा, यह देख रहे हैं, इसकी प्रमुख बातें हैं ये। इस चैप्टर में जो जो पढ़ाया गया है उससे हम एक बार दोहरा देते हैं। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, बर्फ, जल और वाष्प। जल चक्र द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी उपयोग के लिए जल की कमी है। उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं और कुप्रबंधन जल की कमी के मुख्य कारण हैं। समय की मांग है कि हम सभी जल का उपयोग मितव्ययिता से करें। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों एवं जीवों को भोजन तथा आश्रय प्रदान करती है। वनों के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर हैं। वनों में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। मृदा वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होती है।